वी आर टॉकिंग अबाउट द सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होती हैं, आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शंस। अब बाकी जो क्लासिफिकेशन है और इसकी मेटाबॉलिक एक्शन है, अदर एक्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये होता क्या है इस वीडियो में जानिए। तो जो सेडेटिव्स होता है वो बड़ी ही लो डोज में यूज़ करते हैं, जो कि कॉज करता है कामनेस को, डिजीनेस को, पर इंड्यूस नहीं करता है स्लीप को। जबकि जो हिप्नोटिक्स है वो थोड़ा हाई डोज में हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी डिजीनेस को कॉज करता है, कामनेस को कॉज करता है, लेकिन इंड्यूस करता है स्लीप को, जो कि रिजेंबल होती है नेचुरल स्लीप की तरह। भाई जो नींद होती है उसके बिना तो इंसान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब हमें नींद नहीं आएगी ना तो फिर जो है माइंड डिस्टर्ब होगा, हम सही गलत का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तब जब हमें नींद नहीं आती है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी सेडेटिव्स होती है आर दोज ड्रग्स विच कॉज अ कामिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस एक्साइटमेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप इज कॉल्ड अ sedatives, and other hypnotics are high dose than a sedative sleep resemble as a natural sleep is known as a hypnotics। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, आखिर ऐसा क्या है। मोस्टली ना एग्ज़ाम में हम पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में क्या डिफरेंट है। तो सेडेटिव्स जो होता है वो स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है, जबकि जो हिप्नोटिक्स होता है वो स्लीप को इंड्यूस करता है। ये इन दोनों में डिफरेंट होता है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जीपैट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोग काफ़ी सारे मेन जो क्वेश्चंस हैं हम उनका क्लियर आउट कर सकते हैं, इनके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एक डिसीज़ होती है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है नींद ना आना। जब हमें नींद नहीं आती है तो तब हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इंसोमेनिया भी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी इंसोमेनिया होती है ना वो मेनली जनरल होती है, हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारा दिमाग किसी टेंशन में या फिर स्ट्रेस में है तो हम जो है कुछ टाइम रिलैक्स करते हैं, या फिर हमें कोई समझा दे तो हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद इजीली आ जाती है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी इंसोमेनिया होता है, हमें नहीं पता होता है ये किसकी वजह से कॉज हो रहा है, क्या हो गया है ऐसा जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से इंसोमेनिया हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर से हम लोग डिस्कशन करते हैं और वो हमें सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स प्रीफर कराते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि जो नींद जो है ना हमारी बॉडी का बड़ा अच्छा सा पार्ट है। नींद के बिना तो मोस्टली अगर हम 24 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे हमें नींद नहीं आएगी तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। उसकी वजह से हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का यूज़ ही करते हैं। तो उसी क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप के बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप जो होते हैं दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो NREM होता है और एक REM होता है। NREM होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो जिसकी जो स्टेजेस होती हैं वो फोर स्टेज होती हैं अगर हम बात करें तो इसकी स्टेज की। और इसमें ना जो आई मूवमेंट होता है ना बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि नेक्स्ट आता है REM होता है रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि जिसमें आई मूवमेंट थोड़ा सा तेज़ होता है। मैं ये नहीं कहती अगर हम सो रहे हैं तो भाई हमारी आंखें चल रही हैं, ऐसा नहीं होता। पर हाँ NREM में से REM में थोड़ा सा रैपिड आई मूवमेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ NREM की बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज 0 हो गई। 0 आएगा फ्रॉम लाइंग डाउनिंग टू फॉलिंग, यानी कि जब हम बिस्तर पर लेट रहे हैं तो हमें फील होगा कि हमें नींद आ रही है। काफ़ी टाइम तक आप लेट जाओ तो लगेगा कि हाँ हमें नींद आ रही है। स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, आई मूवमेंट होगा ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आई मूवमेंट बिल्कुल होएगा नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली नहीं होगा, बट हाँ होगा नहीं, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉडी मसल्स जो हैं वो हमारी रिलैक्स हो जाएंगी 5 to 10%। और जो हमारे स्टेज 3 की बात करें तो डीपर स्लीप होगा, यानी कि हम गहरी नींद में सो जाएंगे विद द माइंड आई, यानी कि माइंड आई मूवमेंट, यानी कि आई मूवमेंट बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा स्टेज 3 में। और जो है हम बहुत गहरी नींद में सो जाएंगे। नॉट ईजीली एरोमाइजेबल होगा स्टेज 3 में, कि हमें ईजीली एरोमाइजेबल मतलब हमें कोई भी ईजीली नहीं उठा सकता है। तो वो स्टेज 3 में होगा अगर हम ज़्यादा सो जाएंगे और जो है आई मूवमेंट नहीं होगा। और एरोज़म वाला कि हमें जल्दी से कोई भी नहीं उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो। और हमने स्टेज 2 में क्या बात की थी कि जो आई मूवमेंट होगा ना वो ज़्यादा होगा,
और जो पर्सन में भी एरोमेजेबल, यानी कि जो पर्सन होगा ना वो उठ सकता है, यानी कि अगर वो सो रहा है और अगर उससे आगे कोई डिस्टर्ब कर दे तो वो इजीली उठ जाएगा। लेकिन स्टेज थर्ड में उसे उठाना इजीली नहीं होगा, वो थोड़ी देर जगेगा, जग जाएगा, ऐसा नहीं है, उठाएगा तो उठेगा, लेकिन ये नहीं कि आप सडनली सेकंड स्टेज में आप हल्का सा टच करोगे वो उसे फील हुआ हाँ भाई किसी ने मुझे टच किया, लेकिन स्टेज थर्ड में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा उसे मूवमेंट करना पड़ेगा, इसकी वजह से वो उठेगा। अब हम बात करते हैं स्टेज 4 की। तो स्टेज 4 में क्या होता है, डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप, जो स्लीप का जो लेवल होगा ना बहुत डीप चला जाएगा। और मेटाबॉलिक रेट इज़ लोअर, जब इंसान सोता है तो जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना वो बहुत लो हो जाती है। वो मेटाबॉलिक रेट मतलब ना के अनुसार ही होता है, बहुत लो लेवल पर होता है। सेकंड आता है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन, जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन होते हैं ना वो बड़े हाई हो जाते हैं। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि जब इंसान सोता है या फिर NREM स्टेज में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट की क्या पोजीशन होती है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन की क्या कंडीशन होती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना वो बहुत हाईएस्ट होता है, जबकि जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होता है। अब फोर्थ आता है नो आई मूवमेंट, आई मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले कम हो रहा था, लेकिन इस जो स्टेज 4 है इसमें आई मूवमेंट होगा नहीं। मसल फुली रिलैक्स, मसल जो है कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। जब इंसान सोता है तो जो उसके हाथ होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि इंसान सोता है तो उसके हाथ में फ़ोन हो, वो फ़ोन चला रहा हो तो वो फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है, यानी कि उसकी जो मसल्स होती हैं ना वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती हैं। फिफ्थ आता है इफ़ एवगन, अब यदि उसे जगाया जाए, यदि उसे फोर्थ स्टेज पर जगाया जाए तो 1 to 2 मिनट, 2 मिनट के लिए वो डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, यानी कि वो श्रिंक हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा मैं क्या करूँ, मैं कहाँ था, क्या हो गया। 2 मिनट के लिए वो थोड़ा ऐसा अनकॉन्शियस फील करेगा, लेकिन आफ्टर 2 मिनट्स वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं REM स्लीप। REM स्लीप में क्या होता है, एसोसिएट विद ड्रीमिंग, वो क्या होता है गहरी नींद में चला जाता है, वो ड्रीम देखने लग जाता है। ये जो REM होता है ना वो NREM के बाद में होता है, वो क्या करता है ड्रीमिंग, सोने लगता है। एनहेंस हार्ट रेट, और जो उसकी हार्ट रेट होती है ना वो बढ़ने लग जाती है। जब कोई ड्रीम देखता है ना इंसान तो उसकी हार्ट रेट बढ़ती हैं, ब्रीथिंग ब्रेन एक्टिविटी दोनों होती हैं। रिलैक्सेशन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, क्योंकि जो वॉलेंटरी मसल होती है ना वो रिलैक्सेस होती हैं, वो ऐसा नहीं कि वो अगर वो सोच रहा है, वो जो चाह रहा है वो उसे फिजिकली करेगा, ऐसा नहीं, वो सब कुछ ब्रेन में ही होता है। और नेक्स्ट आता है ड्रीम कैन वी रिकॉल, जो इसका ड्रीम होता है ना उसे रिकॉल कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम ड्रीम देखते हैं वो हमारे माइंड में फीड हो जाता है, फिर हम जगने के बाद उससे बताते हैं कि हमने ये ड्रीम देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ड्रीम को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, वो हमें फिर याद रहता है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा ये था वो था, लेकिन कम्प्लीटली श्योर नहीं था यार यही था। तो वो जो होता है ना ड्रीम रिकॉल भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली कर सकते हैं रिकॉल उसे। और तो ये हमने पूरा बेसिक बताया है NREM और REM के बारे में, यानी कि सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। अब इनकी क्लासिफिकेशन और इनके मेटाबॉलिक एक्शन और इनके अदर जो फंक्शन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।